बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फैटी एसिड सिंथेसिस। हाउ फैटी एसिड सिंथेसाइज इन आवर बॉडी। हमारे जिस्म में फैटी एसिड्स कैसे सिंथेसाइज हो रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात को जहन नशीन कर लिया जाए कि फैटी एसिड की सिंथेसिस एक मॉलिक्यूल से स्टार्ट होती है जिसे हम एसिटाइल कोए कहते हैं। जी हाँ, ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है जिससे फैटी एसिड की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो हम इस मॉलिक्यूल को कहते हैं स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस, और हम इस मॉलिक्यूल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस भी कहते हैं। अब ये बात तो आपने जहन नशीन कर ली कि फैटी एसिड सिंथेसिस एसिटाइल कोए से स्टार्ट होता है। अब बढ़ते हैं टॉपिक की एक छोटी सी तमहीद के बारे में। मिसाल के तौर पर मैं कार्बोहाइड्रेट्स की बात करता हूं। जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट अपनी बॉडी में लेंगे तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल है ग्लूकोज। तो मैं बात कर रहा हूं जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट अपनी बॉडी में लेंगे तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। अब जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो कुछ ना कुछ ग्लूकोज तो बॉडी में एज एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज हो जाएगा, लेकिन बकाया ग्लूकोज हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जी हाँ, ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। लेकिन सारा का सारा ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में जो हमने इनटेक किया वो सारा का सारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ग्लाइकोजन में स्टोर फॉर्म में नहीं स्टोर होगा, बल्कि वो जो एक्सेस ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में। लेकिन ऐसे ही नहीं कन्वर्ट होगा। जैसा कि मैंने बात की कि एसिटाइल कोए इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। सो वो जो ग्लूकोज है जो कुछ ना कुछ ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन बकाया जो फैटी एसिड सिंथेसिस में कन्वर्ट होगा वो पहले एसिटाइल को के अंदर कन्वर्ट होगा। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोए, फिर वो एसिटाइल कोए फैटी एसिड बनाएगा, जो कि आज हमने पढ़ना है एसिटाइल कोए से फैटी एसिड की सिंथेसिस। जी हाँ, यही हमारा है टॉपिक। इसी तरह अमाइनो एसिड भी हमारा एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा, और कीटोन बॉडीज, कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड का तो आपको पता है, जबकि कीटोन बॉडीज भी लिवर में प्रोड्यूस होती हैं। जब एनर्जी की शॉर्टेज होती है तब इनको यूज किया जाता है। इसी तरह कीटोन बॉडीज भी एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा। खैर, खुलासा मेरी बात करने का यह है कि जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल हमारे जिस्म में एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा तो वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होने वाला मॉलिक्यूल फैटी एसिड की सिंथेसिस करवा सकता है। जी हां, मैं कह रहा हूं कि अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स और कीटोन बॉडीज से जो कि एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहे हैं, हम फैटी एसिड की सिंथेसिस करवा सकते हैं। और खुद फैटी एसिड भी एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो सकता है बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू। जी हाँ, ये बीटा ऑक्सीडेशन का रिवर्स प्रोसेस है। अगर आपने बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ी है तो ये उसका रिवर्स प्रोसेस है फैटी एसिड सिंथेसिस। खैर, जो भी मॉलिक्यूल एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा वो फैटी एसिड की सिंथेसिस करवा सकता है। आज ये बात क्लियर हो गई कि सिर्फ लिपिड से ही नहीं फैटी एसिड बनते, बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड और कीटोन बॉडीज से भी हम फैटी एसिड को सिंथेसाइज करवा सकते हैं। अब इतनी बड़ी जो मैंने तमहीद बांधी, तो अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं कि हमारी बॉडी में फैटी एसिड की सिंथेसिस हो किस जगह पे रही है। भैया, कुछ ये भी तो पता चले, कुछ प्रैक्टिकली में पता भी तो चले कि हमारी बॉडी में किस पार्ट में फैटी एसिड की सिंथेसिस हो रही है। तो जी हां, लिवर में फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। सबसे ज्यादा जो हमारी बॉडी में फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी वो लिवर में होगी। फिर लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड्स, जो कि ह्यूमंस में मिल्क की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, वो वाले ग्लैंड्स। और उसके बाद अप टू स्मॉलर एक्सटेंट, कम क्वांटिटी में एडिपोज टिश्यू में भी फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी। एडिपोज टिश्यू का आपको पता है कि हम इसे फैटी टिश्यू भी कहते हैं। इसमें फैट सेल्स होते हैं, उन फैट सेल्स को हम एडिपोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये वो बॉडी के पार्ट्स हैं जिनमें फैटी एसिड सिंथेसिस होगी। ठीक है, अब आपको एक बात क्लियर हो गई कि फैटी एसिड की सिंथेसिस ने कहां से स्टार्ट होना है, एसिटाइल कोए से। अब मसला यह है, आखिर
मसला ये है कि वो जो एसिटाइल को ए है वो हमारी बॉडी के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद है। हालांकि सिंथेसिस ने होना तो उन्हीं पार्ट्स में है, उन्हीं जिस्म के हिस्सों में है, लेकिन उन जिस्म के हिस्सों के सेल्स के अंदर होना है। अब सेल्स में आप सबको पता है कि ऑर्गेनल्स भी होती हैं, उसके साथ सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है, साइटोसोल भी होता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। हालांकि जिस मॉलिक्यूल ने फैटी एसिड सिंथेसिस को स्टार्ट करना है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़ा है, एसिटाइल कोए। हालांकि हमारे जो सेल में सिंथेसिस ने जिस जगह पर होना है वो है साइटोसोल। ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर निकलकर साइटोसोल में आना पड़ेगा एसिटाइल कोए को, तब जाके फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी हमारे सेल के अंदर, उन पार्ट्स के सेल के अंदर। लेकिन अब बात को समझिएगा, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और इसको हम कहेंगे, इनके दरमियान की स्पेस को हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जैसे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के दरमियान की फोर्सेस, उसी तरह हम कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान स्पेस है, हम इसे कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो इनर मेम्ब्रेन की इनसाइड है वो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जी हाँ, ये पार्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का है। और ये इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बाहर निकल गए, जब हम इस ऑर्गेनल से बाहर निकलेंगे तो साइटोसोल और साइटोप्लाज्म और उसके आउटसाइड पे सेल मेम्ब्रेन, उनको यहां पर बनाने की जरूरत नहीं थी, हमें जिस चीज से हमारा लिंक है मैंने उन चीज को बोर्ड पे बनाया है। तो मैं कह रहा हूं एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट है, हालांकि उसकी फैटी एसिड की सिंथेसिस यहां पर होगी। सो हमें एसिटाइल को ए को यहां पर लाना है। हालांकि एसिटाइल को ए इज वाटर सोलुबल, जिसकी वजह से वो इस इनर मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकेगा। तो हम क्या करेंगे, जब वो इस इनर मेम्ब्रेन को एसिटाइल को ए पास नहीं कर सकता, हालांकि उसने यहां पर आके सिंथेसिस करवानी है, जब वो पास ही नहीं कर सकता तो सिंथेसिस कैसे होगी, कुदरत ने ये मैकेनिज्म कैसे बनाया। एसिटाइल कोए का एसिटाइल ग्रुप ऑक्सैलो एसीटेट जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पड़ा है उसके साथ मिलकर एक सिट्रेट बनाएगा। वो सिट्रेट इनर मेम्ब्रेन को पास कर सकता है, वो इनर मेम्ब्रेन को सिट्रेट पास करके फिर यहां पर आउटर मेम्ब्रेन को पास करके साइटोसोल में आ जाएगा सिट्रेट। फिर उस सिट्रेट को दोबारा हम एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर देंगे। अब आप कहेंगे यार एसिटाइल कोए हमें मिल गया, हमें ये साइकिल दोबारा ले जाने की क्या जरूरत है। देखो मेरे भाई, एसिटाइल कोए, एक एसिटाइल कोए आपने ले आए साइटोसोल में, लेकिन आपको फैटी एसिड्स की चेन बनानी है। एक एसिटाइल कोए वगैरह से आप चले मान लिया कि एक आध फैटी एसिड सिंथेसाइज कर लेंगे, लेकिन आपको फैटी एसिड्स की चेन बनानी है। एक ही फैटी एसिड से आपकी बॉडी की नीड पूरी नहीं होगी, इसके लिए हमें ये चेन को समझना होगा, इस फैटी एसिड सिंथेसिस के बैकग्राउंड को समझना होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो एक फंडामेंटल, एक बुनियादी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे फैटी एसिड सिंथेसिस के असल रिएक्शन की तरफ। सिट्रेट आ गया साइटोसोल में, वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सैलो एसीटेट में जिनसे मिलकर वो बना था उसने दोबारा उन चीजों को साइटोसोल में आकर दोबारा रीफॉर्म कर दिया। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होगा, और ये मैलेट फिर जाकर पायरोवेट में कन्वर्ट होगा, और ये पायरोवेट फिर जाकर इनसाइड चला जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरोवेट जाएगा और वो दोबारा ऑक्सैलो एसीटेट को बनाएगा, जिसने एसिटाइल को एक एसिटाइल ग्रुप के साथ मिलकर दोबारा सिट्रेट बनाना है। फिर ये इसी तरह साइकिल चलता जाएगा और हमें एसिटाइल को ए मिलता जाएगा, जिससे कि हम लोग फैटी एसिड को सिंथेसाइज कर सकेंगे। अब एक गौर तलब बात यह है और जरूरी बात यह है कि हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रैब साइकिल भी चल रहा है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी मौजूद है, जो कि बेसिकली एटीपी को जनरेट करने का काम कर रहे हैं। अब देखें, सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा, आइसोसिट्रेट
अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होगा। दैट इज द, ये क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस को बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है, लेकिन हमें इस प्रोसेस को कैसे रोकना है? वो इस तरह रोकेंगे जब हमारे क्रेब साइकिल हो रहा होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पता है प्रेजेंट है, तो एटीपी की एक हाई प्रोडक्शन होगी, एटीपी को जनरेट किया जाएगा। तो हम ये कहेंगे यहां पर एटीपी का लेवल हाई है। एटीपी का लेवल हाई होने की वजह से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, जो कि आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट करता है, एटीपी की हाई प्रोडक्शन, एटीपी का लेवल हाई होने की वजह से ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, इस एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। जब इस एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी तो आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होने की बजाय दोबारा रिवर्स सिट्रेट में कन्वर्ट होगा। अब ये सिट्रेट का लेवल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ज्यादा हो जाएगा, और यही तो कंडीशन है हमें फैटी एसिड सिंथेसिस को बॉडी में प्रमोट करने की, कि एटीपी भी का लेवल भी ज्यादा हो गया है और सिट्रेट का लेवल भी ज्यादा हो गया है। अगर आप किसी भी बायोकेमिस्ट्री की बुक में पढ़ेंगे तो ये लाइन उम्मीद है कि मेंशन होगी कि एटीपी का लेवल और सिट्रेट का लेवल जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वो प्रमोट करेंगे हमारे फैटी एसिड सिंथेसिस को, क्योंकि जब ज्यादा सिट्रेट होंगे तो ज्यादा वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होंगे और ज्यादा एसिटाइल को ए को दोबारा रिफॉर्म करेंगे, तो ऑब्वियसली एसिटाइल को ए से आगे मेलोनाइल को ए और फला वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन एसिटाइल को ए से वो फैटी एसिड की सिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब मैंने कुछ लिखा है जिससे मजीद बना आपको क्लियर हो जाएगा, हम वो पढ़ लेते हैं। एसिटाइल CoA is water soluble and cannot pass across the inner mitochondrial membrane। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एसिटाइल CoA वाटर सोलुबल है, वो माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हमें उसको सिट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलाकर। Hence it must first be transformed into a molecule that can be transported to the cytosol। So इसलिए हमें उसको लाजमी तौर पर एक ऐसे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है जिससे कि वो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ सके। जी हाँ, वो मॉलिक्यूल है सिट्रेट। सो एसिटाइल CoA इज कन्वर्टेड इनटू सिट्रेट। आपको क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, सिट्रेट इज देन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द साइटोसोल, ये भी आपको पता चल गया। तीसरा पॉइंट, इन ऑर्डर टू रीजनरेट द एसिटाइल CoA द एंजाइम ATP citrate lyase uses an ATP and CoA to reform the acetyl CoA and form ऑक्सैलो एसीटेट एज अ बाय प्रोडक्ट। जी हाँ, जब बाहर आ गया अब उसे रिफॉर्म करना है एसिटाइल CoA और ऑक्सैलो एसीटेट को। अब वो किस एंजाइम की मदद से करेगा? ATP सिट्रेट लाइएज एंजाइम की मदद से वो दोबारा एसिटाइल CoA ऑक्सैलो एसीटेट को एसिटाइल CoA और ऑक्सैलो एसीटेट को रिफॉर्म करेगा और हाइड्रोलाइजेशन ऑफ ATP की मदद से। अब आप सोच रहे होंगे सिट्रेट प्लस CoA, जी हाँ, यहां से हमने ये वो वाला CoA नहीं है, ये वाला एसिटाइल CoA नहीं है, बल्कि जब हमने इनको और इसको मिलाया था तो हमने CoA को किक ऑफ कर दिया था और ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल ग्रुप को मिला के सिट्रेट बना था। अब सिट्रेट प्लस CoA को मिलाकर हम एसिटाइल CoA प्लस ऑक्सैलो एसीटेट को रीफॉर्म करेंगे दोबारा साइटोसोल में जाके। पॉइंट नंबर 4, द ऑक्सैलो एसीटेट कैन नॉट क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इस साइकिल को चलाने के लिए जरूरी है कि ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा जाए और दोबारा एसिटाइल ग्रुप के साथ मिले और सिट्रेट बनाकर दोबारा नीचे ले आए और फिर एसिटाइल CoA बने, ताकि हम फैटी एसिड की सिंथेसिस ज्यादा से ज्यादा करें और उसकी चेन को इलोंगेट करते चले। मैं वही बात पढ़ रहा हूं कि ऑक्सैलो एसीटेट क्रॉस नहीं कर सकता। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट बन गया ये अब इस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई वी कन्वर्ट इट इनटू द मैलेट। मैलेट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कौन से एंजाइम के थ्रू? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू हम इसको मैलेट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट वापस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता। दिस रिक्वायर्स एन NADH
NADH एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिडक्शन करेगा ऑक्सैलो एसीटेट की, सो इस वजह से इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में रिड्यूस हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई दैट विल क्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। नंबर 5 पॉइंट पढ़ते हैं, द मैलेट अंडरगोज एन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। मैलेट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेगा कैटेलाइज्ड बाय NADP प्लस लिंक्ड मैलेट एंजाइम, और फिर मैलेट पायरोवेट में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम का ये सहारा लेगा जिसका नाम है NADP पॉजिटिव लिंक्ड मैलेट। दिस रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू जनरेट द मेजॉरिटी ऑफ NADPH। ये जो रिएक्शन है मैलेट से पायरोवेट कन्वर्ट होने वाला, ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिलीज करेगा NADPH, और NADPH फैटी एसिड सिंथेसिस में मदद करेगा। ये हम बाद में बात करेंगे कि कैसे मदद करेगा। बहरहाल ये NADPH भी नेसेसरी है फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए। यही वो रिएक्शन, अब हमने इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिख दे दिया। मैलेट प्लस NADP पॉजिटिव की प्रेजेंस में मैलेट, और NADP पॉजिटिव की प्रेजेंस में मैलेट पायरोवेट NADPH, और जैसा कि हमने बताया कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेगा। तो आप सबको पता है कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, आप सबको पता होना चाहिए कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। खैर आखिरी पॉइंट, द पायरोवेट कैन नाउ मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन इनटू द मैट्रिक्स। अब पायरोवेट अब मूव कर सकता है इजिली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के थ्रू, और दोबारा वो साइकिल कैरी ऑन हो जाएगा, वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाकर वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक ये तमाम आपको एक बैकग्राउंड रिएक्शन का समझ आ गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया है। माइटोकॉन्ड्रियल एसिटाइल कोएज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पायरोवेट फैटी एसिड ऑक्सीडेशन सर्टेन अमाइनो एसिड, कैटाबोलिज्म होता है अमाइनो एसिड का, कीटोन बॉडीज इसी तरह। मींस के मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्ट में ही कि ये एसिटाइल की प्रोडक्शन करेंगे विद इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स यहाँ पर फैटी एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी, फैटी एसिड की सिंथेसिस होगी सेल के साइटोसोल में आकर, ना के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो माइटोकॉन्ड्रिया से निकालना होगा एसिटाइल कोए को, लेकिन एसिटाइल कोए बाहर नहीं निकल सकता बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल, और सो इसको बाहर निकालने के लिए ऑक्सैलो एसीटेट और इसको मिलाकर सिट्रेट की फॉर्म में इसको बाहर निकाला जाएगा। और इसी तरह मैंने आपको सारा रिएक्शन समझा दिया, लेकिन दैट इज ये था इस रिएक्शन का एक बैकग्राउंड। लेकिन अगर आपको अब समझना है कि हाउ एसिटाइल कोए इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फैटी एसिड, सो आपको वीडियो का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। और हाँ एक बात अभी बता दूं, फैटी एसिड सिंथेसिस को समझने के लिए लोग कहते हैं ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है। फैटी एसिड सिंथेसिस एंजाइम जो अगली वीडियो में मैंने बताना है, अगली वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। फैटी एसिड सिंथेसाइज को सिंथेस को बताऊंगा जो कि एक एंजाइम है जो हेल्प करेगा इसको मदद करने के लिए। उस एंजाइम को समझ लिया ना तुमने, फैटी एसिड सिंथेस को जिसके अंदर 7 डोमेन्स होती हैं, उस एंजाइम को समझ लिया ना, तो फिर तुम लोगों के लिए ये टॉपिक जिसको लोग कॉम्प्लेक्स कहते हैं एक हलवा बन जाएगा। सो बी कनेक्ट विद अस ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।